Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to learn about motion in a plane. Okay, this is the fourth chapter of your book. हम तब तक पहले प्रीवियस नॉलेज का अपना टेस्ट करते हैं। आपने ऑलरेडी पुराने कंसेप्ट में पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जिसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें आगे इस चैप्टर में होने वाली है वो सब हमने अच्छे से देख कर समझ लिया है। ओके, जब हमने स्ट्रेट लाइन में इन सब चीज़ों को पढ़ा तो हमने इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस में कन्वर्ट करना सीखा, क्योंकि अभी तक हम केवल वन डायमेंशन मोशन में ही समझ रहे थे। यानी हम समझ रहे थे कि मोशन जो है केवल एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इसी में हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तरह के मोशन को भी समझा था। बट अब क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट जो है वन डायमेंशन मोशन ना करके टू डायमेंशन मोशन कर रहा हो, यानी वो एक प्लेन में मोशन कर रहा हो, या फिर थ्री डायमेंशन मोशन भी हो कर सकता है, यानी स्पेस में मोशन कर रहा है। तब हमें रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर्स की। वेक्टर्स के बारे में हम पहले से जानते हैं। वेक्टर वो चीज़ है जो कि एक फिज़िकल क्वांटिटी को बताता है और सेटिस्फाई करता है कि साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल डेटा के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो। राइट, ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा था, और जो कि वेक्टर एडिशन के लॉ को भी सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, इसे हम एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ हम एक मॉड के अंदर भी अगर एरो को लिखें तो इस तरह से उसे डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, मैं आगे के फोटोग्राफ्स में आपको ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये सब चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए, अब हम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में समझने जा रहे हैं। राइट, ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं ये जो हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बता रहे हैं। अब हमें एक कंडीशन मान के चलना है, तो हम पहले फर्स्ट ग्राफ, ये वाले जो ग्राफ है इसको समझ रहे हैं। सपोज़ करो एक ऑब्जेक्ट है जो P और P दो पोजीशन पर T और T डैश टाइम पर प्रेजेंट था। मतलब ये समझ लें T टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ था, T डैश टाइम पर उसकी पोजीशन ये हो गई। ठीक है, तो जो हम उसकी पोजीशन वेक्टर है उसको O से P और P डैश तक R डैश के फॉर्म में लिखेंगे। ये रेड कलर वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस तरह से ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और T डैश टाइम पर। क्लियर। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट जो है P से P पर मूव करता है तो P से P डैश के लिए जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है। एक समय में ऑब्जेक्ट जो है O से, मतलब वो पहले P पर था, बाद में उसका जो पोजीशन है वो P डैश हो गया। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए पोजीशन पहले क्या थी, P, फिर क्या हो गई, P डैश। O से ऑब्जर्वर अगर P पर देख रहा था तब उसके लिए पोजीशन कितनी दूरी पर था, वो मान लो R दूरी पर था। बाद में जब उसने दूरी तय की तो वो P डैश में पहुंचा, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो इधर से किया, मतलब उसने अपनी जगह तो इधर चेंज की, पर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर के लिए उसकी पोजीशन R डैश हो गई। यानी डिस्प्लेसमेंट तो ये है पर उसकी पोजीशंस R और R डैश के फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, और P से P डैश उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एंड आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। जैसे ही हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इन दोनों पर ही, इस एक्चुअल पाथ पर ही, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ही उसका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन ही मोशन कर रहा था तो पॉसिबल है कि उसका जो पोजीशन होगा, राइट, वो कैसा होगा, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। अगर वो ऐसे ही गया हो, पर वो अगर ऐसे कर्वी लीनियर फॉर्म में गया हो
अब हम सेकंड फिगर पर देखते हैं, जैसे इस वाले पे। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जर्वर तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट पहले P पर था, फिर Q पर गया, फिर F, E, B, C, ये इसकी डिफरेंट पोजीशन है, पर उसने पाथ कौन सा फॉलो किया? वो पहले P से A पे गया, B पे गया, C पे गया, फिर D पर गया। समझ रहे हैं? और इस तरह के पाथ को फॉलो करता हुआ गया, तो हम ऐसे में फाइनली उसकी पोजीशन क्या होगी? Q होगी सपोज करो। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा था? P, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? Q। इस इनिशियल और फाइनल के बीच को ही हम इसका डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, राइट? ये जो है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। बाकी उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो तो पूरा पाथ कैलकुलेट होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है ना? हम वेक्टर्स की इक्वालिटी को समझ लेते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर है या नहीं। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करो ए वेक्टर है, तो उसके ऊपर अगर ऐसा एरो लगाए तो हम मानेंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? और इसी तरह से बी को भी रिप्रेजेंट किया है, बी के साथ भी हमने एरो लगाया है। अब हमने ये दो वेक्टर्स माने ए और बी, हमने कहा ये इक्वल हैं इफ़ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। अगर उनके, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका मॉड के अंदर हम लिखते हैं, और साथ ही साथ उनकी डायरेक्शंस भी सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही, साथ ही उनकी डायरेक्शंस भी सेम हो, जैसे इस तरह से। अब हमने नीचे देखा, देखिए इन दोनों में स्ट्रेट लाइन O से P और Q से R की तरफ ही ये दोनों वेक्टर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है, यानी ये कैसा हुआ? इक्वल मैग्नीट्यूड। और सेकंड फिगर में देखें, इस B वाले की डायरेक्शंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, टिल्ट किया हुआ है, इसमें डायरेक्शंस सेम नहीं है, इसलिए हमने क्या माना कि ये वेक्टर बराबर नहीं है। बात समझ में आई? अभी वेक्टर्स के अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, हम उन्हें समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। हमारा जो पहला टॉपिक है ऑपरेशंस से रिलेटेड, वो कुछ इस तरह से है कि मल्टीप्लिकेशन करना है हमें किसी वेक्टर में, किससे? रियल नंबर से। सपोज करो वो रियल नंबर 1, 2, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यहाँ हमने उस रियल नंबर को माना है लैम्डा से। ये लैम्डा आया ना, ये एक सपोज करो एक क्या है? रियल नंबर है। इस रियल नंबर से हमको इस वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है, कंडीशन ये है कि रियल नंबर जो है 0 से बड़ा होता है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहेगी। रियल नंबर से रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा कि ये जो है मल्टीपल हो जाता है, कुछ गुना बढ़ जाता है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे हम किसी नेगेटिव नंबर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती है, यानी रिवर्स हो जाती है। जैसे कि अगर हम ए में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो वेक्टर यहाँ तक था, ये जस्ट डबल हो गया, यानी डबल मल्टीप्लाई हो गया, ये इसकी साइज़ जो है वो बढ़ गई। अब यहीं देखिए, एक माइनस था, एक प्लस था, और एक ये है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होने से इसका कुछ इस तरह से डिडक्शन हो जाता है। ठीक, इस तरह से इसकी साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगी। ये 2 था, 0.5 माइनस हो गया, तो मतलब 0.5 था और -2 कर दिया, तो इस तरह से इसकी साइज़ जो है रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हाँ, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका साइज़ बड़ा होगा, इस तरह के एरो या रिज़ल्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर माइनस में होगा तो उसका एरो का जो रिजल्टेंट साइड है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। पर हम एडिशन कौन से पढ़ने वाले हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम इस फिगर पर फोकस करें। अब हमने क्या देखा, सपोज़ किए कि 2 वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है दिख रहा है, और एक ये बी वेक्टर है। इन दोनों की डायरेक्शंस कैसी हैं? अपोजिट हैं। हमने इनको कुछ इस तरह से अरेंज किया। ठीक है, हमने माना कि ये ओ से एक का वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा था,
बी इस तरह से जा रहा था, तो हमने ए और बी को रिजल्टेंट वेक्टर में इस तरह से लिखा। ठीक है, ए बी की तरफ जा रहा था और बी जो है इस तरफ से, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हम इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने अगर ऐसा माना होता कि ए इधर है और बी इधर है, तब रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लिखते, आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए में बी को जोड़ने पर क्या आता है, इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, और बी से ए को जोड़ने पर इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इन्हें डिपेंड यहाँ पर वेक्टर में ये भी करता है कि हम किससे किसका एडिशन कर रहे हैं, राइट। इसको आप साइड बाय साइड धीरे धीरे जब करेंगे ना, इसको समझते जाएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर in order are represented by the two vectors, then resultant is represented by the third side of both the magnitude and direction। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सपोज कि हमने ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक ही प्लेन पर हैं, इनकी लेंथ भी हमें लाइन सेगमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, इनका प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक, इस मेथड को हम हेड टू टेल मेथड या ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो समझ लें। चाहे हम ए से बी को प्लस करें या बी से ए को प्लस करें, दोनों ही बातों में एडिशन जो है वो एक जैसा हो रहा है। बात समझे? अब देखें एसोसिएटिव आइडेंटिटी, ए को बी और सी के एडिशन से करें या पहले ए और बी का एडिशन कर दें और फिर थर्ड वाले को ऐड करें। और तीसरी है, ए में अगर ज़ीरो, ये एक नल वेक्टर होता है, तब भी ए मिलेगा, ए में से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं, जो बिल्कुल खाली होता है, कुछ नहीं होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स हैशटैग विद योर नेम। बुक का रेफरेंस लेकर आप इसे और रीड करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप practicing, stay safe. Thank you.